5 साल पहले जो चीज 20 रुपए की मिलती थी, आज वो अचानक 50 रुपए की क्यों हो गई है? सैलरी हर साल थोड़ी बहुत इंक्रीज जरूर होती है, राइट? लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे लाइफ बस हर गुजरते दिन के साथ एक्सपेंसिव होती जा रही है। क्यों? मैं हूं अमर और वेलकम टू हंट केओस विथ अमर। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इकोनॉमी के सबसे साइलेंट और सच कहूं तो सबसे डेंजरस फोर्स को डीकोड करने वाले हैं। हम ये डीप डाइव करके समझेंगे कि आखिर एक आम इंसान की डेली लाइफ, ग्रोसरी का बिल, पेट्रोल का खर्चा और रेंट हर महीने इतने आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होते जा रहे हैं। द रियल रीजन बिहाइंड द केओस। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर। एक 100 रुपए का नोट आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा 2019 में दिखता था। कलर सेम, साइज सेम, लेकिन आज वही नोट मार्केट से आधी चीजें ही लाकर देता है। पहले 100 रुपए में पूरा ग्रोसरी बैग भर जाता था, और आज शायद सिर्फ आधा भरे। पैसा वही है, फिजिकल नोट वही है, पर उसकी ताकत लगातार कम होती जा रही है। इट्स लिटरली इवैपोरेटिंग। और इस पैसे की ताकत को खत्म करने वाले इस इनविजिबल फोर्स का नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। सिंपल टर्म्स में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ना। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक सस्टेन्ड इंक्रीज है जो धीरे धीरे, टोटली अननोटिस्ड, रोजमर्रा के लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को शूट अप कर देता है। अब इस मैकेनिज्म पर नजर डालिए। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। इसका रूल एकदम सिंपल है। जब भी सिस्टम में ज्यादा पैसा प्रिंट होता है और मार्केट में एंटर करता है, तो एक्चुअली हर एक इंडिविजुअल रुपए की वैल्यू ड्रॉप होने लगती है। सोचिए, अगर इकोनॉमी में सडनली मनी सप्लाई डबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सडनली बहुत सारा पैसा उन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स को चेस कर रहा है। तो आखिर ये प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जाते हैं? चलिए इस इकोनॉमिक केओस के एक्चुअल मैकेनिक्स को थोड़ा और डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं। बेसिकली इसके 3 मेन रीजंस होते हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, एक्सेस मनी सप्लाई, सिस्टम में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाना। दूसरा है डिमांड पुल इफेक्ट। जब लोगों के पास अचानक स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसा आ जाता है तो डिमांड एकदम से स्पाइक कर जाती है, पर सप्लाई तो उतनी है ना, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। और तीसरा है कॉस्ट पुश इफेक्ट। जब कंपनीज के लिए फैक्ट्री में रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वो अपना नुकसान थोड़ी सहेंगे, वो इस कॉस्ट को एंड कंज्यूमर पर, यानी एक आम आदमी पर पास ऑन कर देते हैं। और एक और मेजर फैक्टर है, इंडिया एक्चुअली ग्लोबली अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, पर हम टोटली आइसोलेटेड तो नहीं है, राइट? जब मिडिल ईस्ट में एनर्जी प्राइसेस स्पाइक होते हैं या फिर इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती हैं, तब पेट्रोल, क्रूड ऑयल और रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली महंगे हो जाते हैं, और इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक बहुत हैवी असर हमारी लोकल इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन पता है, इस इनविजिबल वेल्थ किलर से बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली कोई लड़ रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। देखते हैं आरबीआई इस पूरे केओस को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आरबीआई के पास इस इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा वेपन है वो है उनका रेपो रेट, जो फिलहाल अराउंड 5.25% के आसपास सेट है। रेपो रेट इफेक्टिवली वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता है, और इस एक सिंगल रेट को ऊपर या नीचे एडजस्ट करके आरबीआई पूरे देश की मनी सप्लाई को लिटरली अपने कंट्रोल में रखता है। अब इस डोमिनो इफेक्ट को एकदम ध्यान से समझिए। जब इन्फ्लेशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है। इसका रिजल्ट, बैंक्स के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। अब बैंक्स इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को कवर करने के लिए होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स महंगे कर देते हैं, और जैसे ही लोन्स महंगे होते हैं, लोग बोरोइंग और मार्केट में उनका स्पेंडिंग लिमिट कर देते हैं। बाइंग डिमांड गिरती है और इवेंचुअली प्राइसेस को मजबूरन वापस नीचे आना पड़ता है। इस सब के चलते आरबीआई लगातार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन मेट्रिक को क्लोजली मॉनिटर करता है। उनका प्रोजेक्टेड टारगेट टिपिकली अराउंड 4.6% के आसपास रहता है। ये सच में एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। सोचिए, अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो नए बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर रेट्स बहुत कम रखे तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इस पूरे इकोनॉमिक खेल में आखिर एक्चुअल फायदा किसका होता है? लेट्स इंटेरोगेट दिस एस्पेक्ट्स। आखिर किसे इस इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और सीक्रेटली इस गेम में कौन जीत रहा है? ये एक बहुत ही ब्रूटल फाइनेंशियल रियलिटी दिखाता है।
अगर किसी ने अपना हार्ड अर्न पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में कैश के फॉर्म में सेव करके रखा है या फिर किसी की एकदम फिक्स्ड इनकम है, तो अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ सबसे बड़ा लूजर है, क्योंकि उस कैश की परचेजिंग पावर, उसकी ताकत लगातार इवेपोरेट हो रही है। लेकिन ऑन द एग्जैक्ट फ्लिप साइड, जिन्होंने बड़े लोन्स लिए हैं या जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्चुअली इसमें से बेनिफिट निकाल लेते हैं। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू गिर रही है, तो वो एक्चुअली अपना पास डेट उस पैसे से चुकाते हैं जिसकी वैल्यू आज मार्केट में काफी कम हो चुकी है। इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि इन्फ्लेशन बाय डेफिनेशन पूरी तरह से बुराई है। थोड़ा बहुत एक कंट्रोल्ड अमाउंट यानी 2 से 3% का मॉडरेट इन्फ्लेशन एक हेल्थी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एब्सोल्युटली जरूरी होता है। इसके बिना बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाएंगे और ना ही जॉब्स में वेजेस इंक्रीज होंगी। पर जब ये लिमिट क्रॉस कर जाता है, तब ये डायरेक्टली और साइलेंटली हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये स्टेटमेंट बहुत डीपली समझने वाला है। इन्फ्लेशन क्वाइटली, बिना कोई शोर मचाए, हर साल हमारी सेविंग्स की एक्चुअल वैल्यू को कम करता रहता है। इवन व्हेन द नंबर इन द बैंक अकाउंट लुक्स बिगर, लगता है नंबर बढ़ रहा है, पर रियलिटी में उसकी वर्थ खत्म हो रही है। सिर्फ कैश होल्ड करके रखना स्ट्रिक्टली मैथमेटिकली एक लूजिंग गेम है। अगर इस एक्सप्लेनर ने आज महंगाई और इन्फ्लेशन को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनें, बिकॉज टुगेदर वी आर डिकोडिंग द इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जाने से पहले एक सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर वक्त के साथ मनी की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज ही होती रहती है, तो फिर आखिर एक आम इंसान अपनी वेल्थ एक्चुअली प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।